नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पश्चिमीकरण टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और मैंने मेरे पिछले दो वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की वो है पश्चिमीकरण का अर्थ, पश्चिमीकरण की परिभाषा, पश्चिमीकरण की विशेषताएं एवं पश्चिमीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन के कुछ बिंदुओं पे मैंने चर्चा की थी। सामाजिक परिवर्तन के जिन बिंदुओं पे मैंने चर्चा की थी वो है खान पान व रहन सहन में परिवर्तन, सामाजिक जीवन एवं संस्थाओं में परिवर्तन, इसके सब डिविजन्स थे जाति प्रथा में परिवर्तन, विवाह में परिवर्तन, परिवार में परिवर्तन, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। फिर हमने नेक्स्ट जो पॉइंट लिया था वो था धार्मिक जीवन में परिवर्तन और हमारा चौथा पॉइंट था राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। अब हम आगे के जो पश्चिमीकरण के कारण जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, आगे के जो हम परिवर्तन हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। फिफ्थ पॉइंट पे अब हम चर्चा करेंगे जो है साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन, चेंज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। पश्चिमीकरण का भारतीय साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा क्योंकि अंग्रेजी साहित्य विश्व प्रसिद्ध समृद्ध साहित्य है। अंग्रेजी भाषा के द्वारा भारतीय विद्वान विश्व के अन्य साहित्यकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में समर्थ हुए और हिंदी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं के साहित्य भी समृद्ध हुए। अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग भारतीयों द्वारा किया जाने लगा। हिंदी में कहानियाँ, उपन्यासों, लेखों तथा गद्य साहित्य का प्रयोग बढ़ा। छठा पॉइंट, ललित कला में परिवर्तन, चेंजेस इन फाइन आर्ट्स। ललित कला के क्षेत्र में भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा। जैसे स्थापत्य कला में परिवर्तन। स्थापत्य कला में अंग्रेजों द्वारा भारत के प्रमुख नगरों में भवन निर्माण का कार्य करवाया गया, जिसमें गॉथिक, रोमन तथा विक्टोरिया युग की स्थापत्य कला का सम्मिश्रण पाया जाता है। फिर है चित्रकला। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के साथ साथ कला केंद्रों की भी स्थापना की, जहां पाश्चात्य परंपराओं के अनुसार ड्राइंग, मॉडल व चित्र आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इसका प्रभाव भारतीय चित्रकला पर भी पड़ा और चित्रकला के क्षेत्र में भारतीयों में जागृति पैदा हुई। फिर है नृत्य तथा संगीत कला में परिवर्तन। अंग्रेज़ों के भारत में आने से पूर्व नृत्य एवं संगीत का क्षेत्र संकुचित हो गया था और यह कुछ राजघरानों तक ही सीमित रह गया था, किंतु पश्चिमी प्रभाव के कारण नृत्य एवं संगीत के क्षेत्र में जागृति आई। सेवेंथ पॉइंट, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन, चेंजेस इन एजुकेशनल फील्ड। परंपरागत भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। शिक्षा सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थी, बल्कि एक विशेष जाति और खासकर ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। अन्य लोग अपने जातीय व्यवसाय की ही शिक्षा ग्रहण करते थे और वह भी अपने परिवार में ही। किंतु जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्हें राजकाज चलाने के लिए अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबुओं की आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। अंग्रेज़ों ने यहाँ सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की। अब सभी वर्गों एवं जातियों के व्यक्ति अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने लगे। इससे शिक्षा का प्रसार हुआ। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को राजकीय सेवा में प्राथमिकता दी गई। इस शिक्षा में उदारवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, विज्ञानवाद, प्रजातंत्र, समानता व स्वतंत्रता के आदेश निहित थे। अतः इस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद भारतीयों के विचारों, आदर्शों, मूल्यों एवं जीवन शैली में परिवर्तन आया। आठवां पॉइंट, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, चेंजेस इन इकोनॉमिक फील्ड। अंग्रेज़ों के भारत में आने से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी जो कृषि एवं कुटीर व्यवसायों पर आधारित थी। प्रत्येक गांव लगभग एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर इकाई था। गांवों में उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ही होता था। साप्ताहिक हाट एवं बाजारों या मेलों के अवसर पर आसपास के लोग अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने आ जाते थे। उत्पादन मानव व पशु शक्ति के द्वारा छोटे पैमाने पर होता था, किंतु अंग्रेज़ों ने भारत में बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए
जिनमें उत्पादन जड़ शक्ति द्वारा मशीनों की सहायता से तीव्र गति व बड़े पैमाने पर होने लगे। अब स्थानीय, प्रांतीय व राष्ट्रीय ही नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए भी उत्पादन होने लगा। यातायात एवं संचार के साधनों ने औद्योगिकरण में सहायता प्रदान की और कच्चे माल को कारखानों तक तथा बने माल को मंडियों तक पहुंचाने में सहायता की। औद्योगिकरण के कारण कुटीर व्यवसाय नष्ट हो गए, क्योंकि गृह उद्योगों में बना माल मशीन से बने माल का मुकाबला नहीं कर सका। औद्योगिकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। कृषि में भी आधुनिक यंत्रों, खाद व बीजों का प्रयोग होने लगा, जिससे उत्पादन बढ़ा। किसान आर्थिक फसलें जैसे तिलहन, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू आदि की अधिकाधिक खेती करने लगे। 9 पॉइंट, मानवतावाद, ह्यूमैनिटेरियनिज्म। डॉक्टर श्रीनिवास का मत है कि पश्चिमीकरण ने भारत को मानवतावादी मूल्य प्रदान किया। मानवतावाद का अर्थ है किसी धर्म, जाति, लिंग, आयु तथा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना सभी लोगों के कल्याण में समान रुचि रखना। इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण भारतीय समाज और संस्कृति में अनेक परिवर्तन हुए और उनका परंपरागत स्वरूप बदला। अब हम चर्चा करेंगे पश्चिमीकरण एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अनेक समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने पश्चिमीकरण की अवधारणा की आलोचना की है। लर्नर की मान्यता है कि पश्चिमीकरण अनुपयुक्त एवं संकुचित अवधारणा है, क्योंकि रूसी साम्यवाद भी एक शक्तिशाली आधुनिकीकरण करने वाला प्रारूप है। डॉक्टर श्रीनिवास का पश्चिमीकरण से तात्पर्य भारत पर ब्रिटिश प्रभाव से है, लेकिन यह बहुत संकुचित प्रारूप है। इसका कारण यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत पर रूसी और अमेरिकी प्रारूपों का प्रभाव भी स्पष्ट पड़ रहा है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया है कि भारत में नवीन अभिजात वर्ग के बहुत से लोगों के लिए और साथ ही एशिया के भी नए राज्यों में पश्चिमीकरण एक निदानात्मक अर्थ लिए हुए है, क्योंकि यह पश्चिम के द्वारा इन देशों के पूर्ववर्ती औपनिवेशिक शासन से संबंधित रहा है। यह इसलिए आधुनिकीकरण की बजाय अधिक मूल्य भारयुक्त वैल्यू लोडेड है, और यही कारण है कि आधुनिकीकरण हमें अधिक उत्तम विकल्प प्रतीत होता है। अतः डॉक्टर योगेंद्र सिंह का कथन है कि संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण ऐसी अवधारणाएं हैं जिनमें सैद्धांतिक दृष्टि से निश्चितता का अभाव है, लेकिन सत्यता पर जोर देने वाली अवधारणाओं के रूप में उनमें काफ़ी उपयुक्तता और व्यवहार्यता है। ये अवधारणाएं आनुभविक अवलोकनों पर आधारित हैं और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कई पक्षों के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ये अवधारणाएं सांस्कृतिक परिवर्तन का ही विश्लेषण कर पाती हैं, परंतु सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या नहीं। तो हमारा वेस्टर्नाइजेशन का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।